नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र को देखने के लिए जा रहे हैं। यह हमारा 29/11/2020 को जो मुख्य परीक्षा लिया गया था उससे संबंधित हमारा यह सवाल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पहला सेट जो हमारे पास दिया हुआ है, पहला सवाल जो है यह रीजनिंग से संबंधित है, तो इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। और नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए चंबल नदी का हिस्सा है। या यह समझिए कि यह सवाल जो पूछा जा रहा है इसका पूछने का सेंस यह है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बांधा गया है या किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह चंबल नदी पर स्थित है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहले है कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यह जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर ही एक और राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध, यह दोनों भी बनाया गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध तो है ही जो मध्य प्रदेश में स्थित है, साथ ही साथ चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध भी बनाया गया है और यह दोनों राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इसे आप ध्यान में रखेंगे कि चंबल नदी पर तीन महत्वपूर्ण बांध को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि दूसरा आपका हो गया राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध, तो यह दोनों राजस्थान में स्थित है, लेकिन यह जो है चंबल नदी पर ही बनाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो दोस्तों यह आंसर होगा आपका बी तापी नदी, जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ज्वार नदमुख का मतलब क्या होता है? एस्चुरी। आप देखे होंगे ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ एस्चुरी नहीं बनाती है, उसी एस्चुरी को यहाँ ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो यह जो है सो ताप्ती नदी नहीं बनाती है। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है। और अगर इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो जैसे कि कुछ और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये गोदावरी है, महानदी है, तो यह जो है सो ज्वार नदमुख नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ताप्ती नदी इसमें से ऑप्शन बी एक ऐसा नदी है जो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। ऐसे आप देखेंगे कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों यह नदी जो है डेल्टा नहीं बना करके क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है। हमारा चौथा सवाल है पादशाह नामा की रचयिता कौन है। तो दोस्तों पादशाह नामा की रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। यह अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं अबुल फजल के शिष्य थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? तो बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। और यह है यहाँ पर पादशाहनामा के रचयिता, यानी कि पादशाहनामा किसने लिखा था? तो वह अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, जो अबुल फजल के शिष्य थे। आइए हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह 9 है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, थोड़ा इसको आप ऐसे समझिएगा। जैसे अगर हम देखें कि भारत के नक्शा में ये नीचे का जो नक्शा आप देख रहे हैं ऐसा है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं? यह क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है। तो दोस्तों सबसे पहला गुजरात हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो फिर देखेंगे कि केरल, फिर कर्नाटका, ठीक है। इसी बीच में आप देखिएगा कि गोवा है, तो यानी कि 5 यह हो गया हमारा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे तो तमिलनाडु है।
उसके बाद पुनः आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश है, फिर आएंगे तो उड़ीसा है, और लास्ट देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। यानी कि यह टोटल जो है सो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और दोस्तों सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा गुजरात को देखा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र को देखा, महाराष्ट्र के बाद गोवा को देखा, गोवा के बाद केरल को देखा, केरल के बाद कर्नाटक को देखा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु को देखा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश को देखा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा को देखा, और उड़ीसा के बाद जो है यह हमारा हो गया कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। तो ये सारे राज्य आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और हमने साथ ही साथ बताया कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य अगर कोई है तो वह है आपका गुजरात। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर का सवाल मैथमेटिक्स का है, उसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 7वां सवाल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो दोस्तों यह कथन जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से संबंधित है। यानी कि आपका आंसर जो होता है वह आंसर होता है सी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। पुनः देखते हैं दोस्तों कि 8 नंबर का सवाल आपका मैथमेटिक्स का है, 8 का छोड़ दीजिए। उसके बाद 9वां नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह प्रविलंबन कहलाता है। दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो प्रविलंबन कहलाता है। 9 का आपका ये आंसर है। और अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति किसी को अगर मान लीजिए कि मृत्यु दंड दिया जाता है तो ऐसे स्थिति में कुछ समय के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करके वह उसे कुछ समय के लिए बदल कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है, एक बार पुनः देखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है, तो प्रविलंबन कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था, तो दोस्तों यह भाषाई आधार पर किया गया था। यह भाषाई आधार पर किया गया था। और सबसे पहला भारत में सवाल ऐसे पूछे भी जाते हैं, भारत का सबसे पहला राज्य जिसे भाषा के आधार पर अलग किया, तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश है। यह 1953 में बना था। यह 1953 में बना था। एक बार पुनः सवाल सुनेंगे। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किया गया था। और भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया, और यह 1953 में किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा है, हमने 10 देख लिया, 11 नंबर का सवाल आइए देखते हैं। 11 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ए राजा राम मोहन राय का पुस्तक है संवाद कौमुदी। यह आपका सवाल ये सही है, यह मिला हुआ है, याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय का है जो संवाद कौमुदी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है सोम प्रकाश। मोतीलाल घोष का है अमृत बाजार पत्रिका। यानी कि हमारा लास्ट जो देख रहे हैं वह नहीं है, यानी कि एनी बेसेंट। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों, तो यह जो सर्वेंट ऑफ इंडिया है यह एनी बेसेंट का पुस्तक नहीं है, इसलिए आंसर होगा आपका डी। 11 का आंसर होगा डी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह जो है सो गोपाल कृष्ण गोखले का पुस्तक है सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। 12 नंबर का सवाल आपका पुनः मैथमेटिक्स से है। 13 नंबर का सवाल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो दोस्तों विलियम वार्ड जो है वह आपका नहीं है।
आइए हम लोग थोड़ा सा, यानी कि दोस्तों विलियम वार्ड, ऑप्शन जो आपका है ए, विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। यहाँ पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर जो हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 3 ही व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको आसानी से याद रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ इसी से संबंधित, तो 13 नंबर सवाल से संबंधित है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था दोस्तों, वह 1946 में आया था। सवाल पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था। उसके बाद इससे एक और संबंधित सवाल आता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ है। एक बार पुनः सुनेंगे, कैबिनेट मिशन भारत जो आया है 1946 में आया है। साथ ही साथ भारत में संविधान सभा का गठन जो किया गया था वह कैबिनेट मिशन के आधार पर ही किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है यहाँ पर कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन बी। एक बार पुनः सुनेंगे, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल है कि मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। तो दोस्तों बी, मरकरी, पारा से, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो मरकरी से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट 16 नंबर का हमारा सवाल है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। तो दोस्तों वह आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 का हो जाए ए, केरल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मोनोजाइट जो है थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी मोनोजाइट जो है थोरियम का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, या जिसका आप या अयस्क बोल सकते हैं कि यह जो है सो है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग 17 देखते हैं। 17 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं कि यह आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल टाइप का है। तो हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों केरल है, ये सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल है। उसके बाद 19 नंबर सवाल कहता है कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद 20 नंबर सवाल है सुंदरबन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन, सुंदरबन पाए जाते कहाँ, तो दोस्तों यह मैंग्रोव वन। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो यह भारत में कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है वह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। यह वन जो है खारे पानी में उत्पन्न होता है, इसे ज्वारिया वन भी कहते हैं। यानी कि सुंदरबन को कौन सा वन कहते हैं, ये सुंदरबन को तो मैंग्रोव वन हम कहते ही हैं, साथ ही साथ मैंग्रोव वन को ही हम कौन सा वन कहते हैं, तो इसे हम ज्वारिया वन कहते हैं, ज्वारिया वन कहते हैं। मैंग्रोव वन को कौन सा वन कहते हैं, ज्वारिया वन कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो दोस्तों 120/80 होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 21 का, 120/80। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों यह जो है असम में पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों यह असम में आपको पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा और एक दो सवाल को हम लोग देखते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत जैसे हुआ, जैसे कि असम हुआ, मेघालय हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी घाट में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत खास करके असम मेघालय का क्षेत्र का है, तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी घाट में भी सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन को ही दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं।
नोट कर लेंगे। सदाबहार वन को ही हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों वह लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है। इसे आप सभी लोग लगभग लोग जानते होंगे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह लॉर्ड डलहौजी यानी कि ऑप्शन बी आंसर है। चलिए 24 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 24 में देखेंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सी, मणिपुर। मणिपुर भारत का सबसे, अगर हम कहें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं है दोस्तों तो वह लद्दाख में हिमिस है। हिमिस नाम से है। लद्दाख में क्या है? वह हिमिस नाम से है। थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, लद्दाख में हिमिस। क्या है? 24 नंबर एक बार पुनः देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों वह मणिपुर में है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह लद्दाख में है। उसका नाम क्या है? तो हिमिस है। इसे आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ 25 नंबर पुनः ऑब्जेक्ट ये मैथमेटिक्स है आपका। 26 नंबर देखते हैं कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो 26 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में यह आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 27 आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि 28 का आंसर डी हो गया। न्यूक्लियस में तो डीएनए मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस के बाहर अगर हम बात कर रहे हैं या न्यूक्लियस के बाहर ही सवाल आपसे पूछ रहा है तो वह आंसर हो जाएगा आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल पुनः आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है। 30 नंबर सवाल को देख रहे हैं कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो दोस्तों वह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया है और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो दोस्तों वह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। उस ढंग से हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है सो एक उपाधि धारण किया था। कौन सा? तो महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। यहाँ पूछा भी जाता है निम्नलिखित में से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सो इन्होंने भी एक उपाधि धारण किया था, वह है विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। आइए हम लोग 31 नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ 31 नंबर पुनः देखेंगे। यह आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है। उसके बाद यहाँ 32 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों हमने आपको पीछे बताया था कि कौन सी नहीं बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है सो डेल्टा नहीं बनाती थी। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये कौन सा क्या बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है, जिसे हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं। ये सवाल हम लोग पहले भी देखें। एक बार पुनः देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 आपका पुनः जो है सो रीजनिंग है। उसके बाद 34वां है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिया था। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यह 57 ईसा पूर्व में आपका जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह लाया गया था। कौन सा? तो विक्रम संवत।
उसके बाद जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जो है सो शक संवत लाया गया था, जिसे भारत सरकार मानती है। आइए हम लोग 35 नंबर का सवाल देखते हैं। यह आपका जो है सो है निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड जो है खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो गया। 36 आपका मैथमेटिक्स है। 37 नंबर सवाल आप देखिए, विज्ञान से है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। 38 नंबर का सवाल आपका पुनः मैथमेटिक्स है। 39 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो किसी भी राज्य का उप मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि चरण सिंह, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा पहले दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए 40 नंबर सवाल है। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो दोस्तों पादरी जो है वहाँ प्रथम स्टेट के रूप में आता था, यहाँ पर जो है सो पादरी तृतीय स्टेट में नहीं आता, जबकि कृषक, मजदूर और वकील जो है सो तृतीय वर्ग में या तृतीय स्टेट में आते थे। यानी कि 40 का आंसर हो गया आपका सी। 41 से निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों ए पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर है। दोस्तों इसी के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। आइए हम लोग 41 नंबर का ये हो गया आपका 42 नंबर का सवाल होगा। 42 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। 42 नंबर का सवाल आपका पुनः रीजनिंग से संबंधित है। अगर 43 नंबर का सवाल देखें, यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 44 है, दाब बढ़ाने का बर्फ का गलनांक कहता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जब हम बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे 44 का आंसर हो जाएगा ए, वह घट जाएगा। यानी कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दोस्तों यह सवाल पूछा जाता है, इसे आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। हालांकि इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं यहाँ पर चर्चा आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 45 नंबर पुनः देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स से संबंधित सवाल है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा। 46 भी मैथमेटिक्स है, 47 भी मैथमेटिक्स है, 48 भी, 49 भी आपका इससे संबंधित हो गया रीजनिंग से। 50 यहाँ है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? यानी कि दोस्तों कि हम अगर विकासशील देश हैं, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ से शिक्षित व्यक्ति जब दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसी को कहता है कि क्या कहलाता है। एक बार पुनः सवाल सुनेंगे। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कर जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रतिभा का पलायन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो प्रतिभा का पलायन कहलाता है। 50 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो यह भगत सिंह के द्वारा किया गया है। 53 नंबर सवाल है कि भारत में वरीयता का सही क्रम को चुने। तो भारत के वरीयता को देखिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति पहला सबसे ऊपर, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब राज्यों के राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद नीचे लोग आते जाते हैं। यानी कि 53 का ऑप्शन हो गया सी। अब हम लोग 54 नंबर का सवाल देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? यहाँ पर दोस्तों पूछता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? तो दोस्तों वह काइटिन की बनी है। ऑप्शन ए। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा घुमाया है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो काइटिन है, ऑप्शन ए। और सवाल ऐसे भी पूछे जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वह काइटिन की बनी होती है। 55 नंबर सवाल मैथमेटिक्स है। उसके बाद 56 नंबर हम लोग पुनः देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, तो दोस्तों वह है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। यानी कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक न्यूनतम जन घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कोई है, तो वह दोस्तों है बिहार, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बसता है। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया तो अरुणाचल प्रदेश, और मुख्य और सबसे अधिक किसका हो गया, तो बिहार। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो वह नव पाषाण युग की विशेषता है। यानी कि ऑप्शन डी। एक बार पुनः सुनेंगे, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है दोस्तों, तो वह नव पाषाण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलिए उसके बाद देखते हैं 58, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन हो गया हमारा सी, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। जब 60 नहीं होता है, इसका न्यूनतम सदस्य संख्या जो होता है वह 40 होता है। तो यहाँ पर देखिए राज्य विधान परिषद के संबंध में सही क्या क्या है, तो महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। दोस्तों यहाँ द्विसदनात्मक से मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत में अभी जो है सो टोटल देखेंगे 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक सदन है। तो कहाँ कहाँ पर है, वह आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो यहाँ एक बार हम लोग पुनः देखते हैं कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो यह सही है। दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 है, यह भी सही है। डी नंबर है कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, यह भी सही है। जबकि सी नंबर न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, यह गलत है दोस्तों, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है, तो 40 है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो वैसे में दोस्तों आपको 6 राज्य के बारे में ध्यान रखना होगा। 6 राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से बता दूं, वह ट्रिक क्या है, अब तुम करना, अब तुम करना। अब देखिए यहाँ पर ए से हो गया आंध्र प्रदेश, बी से हो गया बिहार, यानी कि अब खत्म। अब तुम है यहाँ पर, टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश और एम से हो गया महाराष्ट्र, यानी कि ये 3 हो गया। ए से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, बी से हो गया बिहार, टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र और कर्ना से मतलब हो जाता है दोस्तों कर्नाटक। यानी कि वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि अब तुम करना या थी हो गया, ट्रिक हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 59 का आंसर सीधा सी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। यानी कि यह इसका आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 60 नंबर का सवाल। 60 नंबर क्या देख रहे हैं, पुनः दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यह मैथमेटिक्स का सवाल है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 60 के बाद 61 नंबर सवाल।
यहाँ 61 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो दोस्तों जेरिमैंडरिंग जो होता है यानी कि ऑप्शन डी, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। यह अमेरिका से संबंधित है दोस्तों, अमेरिका में इसको कुछ अलग स्टेप में बताया जाता है। तो जेरिमैंडरिंग आपका लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, यानी कि जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, आरंभक यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है साधन है, जबकि जेरिमैंडरिंग नहीं है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये 61 का हमारा आंसर क्या हो गया, डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 62, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए। दोस्तों यह आपका रीजनिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 63। कहता है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यह वर्षा वहाँ होती है। एक बार पुनः सुनेंगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। 64 आपका मैथमेटिक्स है, 65 मैथमेटिक्स है। उसके बाद 66 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन घूर्णन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियाँ, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति से दोस्तों पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है और दिन रात होता है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात बनता है, दिन रात का होना होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, पवनों का विक्षेपण होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल से होता है। एक बार इसे आप पुनः ध्यान में रखेंगे। यानी कि 66 का आंसर जो आपका हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 66 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि आपातकालीन की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा आपका ए, 67 का ए हमारा यहाँ पर आंसर है। इसे ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कहता है कि यह जो दो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, तो वह क्या है। अनुच्छेद 20 है दोस्तों अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और जबकि अनुच्छेद 21 आपका है जीवन का अधिकार। यह दोनों अधिकार दोस्तों जब देश में आपातकाल लागू भी हो जाएगा तो भी यह मूल अधिकार आपसे नहीं छीने जाएंगे, बाद बाकी सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। तो यह सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान छीन लिए जाते हैं। तो दोस्तों सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं 20 और 21 को छोड़ करके, यानी कि यह दो मौलिक अधिकार जो है इसको छोड़ करके बाकी सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग एक दो चीज़ और देखते हैं। 67 से संबंधित है हमारा यहाँ पर कि दोस्तों आपातकाल जो लागू होता है वह कितने अनुच्छेद में वर्णित है। तो वह दोस्तों 352 पूछा जाता है। निम्नलिखित में से आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और अब तक देश में जो है 3 बार आपातकाल लगा है। अगर 3 बार आपातकाल की बात करें तो 3 बार कब कब लगा है, तो वह लगा है आपको 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था। उसके बाद दूसरा 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इंदिरा गांधी ने भारत में अनुच्छेद 352 यानी कि आपातकाल लगाया था। तो ये भी सवाल को आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगे हैं। तो 3 बार लगे हैं, 1962, 1971 और 1975 में। तो लास्ट आपातकाल कब लगा है, तो वह लास्ट आपातकाल आपको 1975 में लगा है। किसके द्वारा लगाया गया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68 नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आंसर है दोस्तों 6ठी अनुसूची। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा,
छठी अनुसूची हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 68 यानी कि 69 नंबर सवाल को हम लोग देखने के लिए 69 नंबर, हाँ 69 नंबर है एफ्ला। एफ्ला विष का उत्पादन किससे होता है? तो दोस्तों वह कवक से होता है। एफ्ला विष का उत्पादन किससे होता है? तो वह कवक से होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, प्रायः सवाल पूछा जाता है। यानी कि एफ्लाटॉक्सिन, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा एफ्लाटॉक्सिन विष का उत्पादन किससे होता है? तो वह कवक के द्वारा होता है। 70 नंबर का सवाल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने दो चीज़ों को ग्रहण किया है। एक तो हो गया हमारा ये राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया, और दूसरा ये जो आपका होता है दूसरा आपका होता है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी कि दो चीज़ जो है हमने ग्रहण किया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 70 नंबर सवाल पुनः हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, किससे की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से की गई है, और दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी लिए हैं। चलिए 71 नंबर सवाल को हम लोग पुनः देखते हैं। कहता है प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया है? तो दोस्तों प्यूनिक युद्ध जो लड़ा गया है वह लड़ा गया है रोम और कार्थेज के बीच में। किसके किसके बीच में? रोम और कार्थेज के रूप में। 72 नंबर का सवाल देखते हैं। अनुवांशिक विकार जिसके केंद्रक में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें थोड़ा सा हम समय लेंगे, एक दो चीज़ आपको बताते चले, चूँकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं इसलिए आपको यहाँ बता देना आवश्यक है। कहता है कि मानव में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं दोस्तों? तो 46 पाए जाते हैं। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मानव में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों 23। जोड़ा का मतलब हुआ एक जोड़ा में दो। तो यानी कि अगर जोड़ों में पूछा जाता है कि मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो दोस्तों वो 23 जोड़ा पाया जाता है। अगर यह पूछता है कि मानव में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो वह 46 हो गया। यह आपका क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ मूल सवाल पर आते हैं। अनुवांशिक विकार जिसके केंद्रक में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। दोस्तों यह जो होता है खास करके यह बीमारी जो है यह पुरुषों में होता है। यह किस में होता है? पुरुषों में होता है। यानी कि जिस पुरुष में 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या रोग कहलाता है। और इसमें क्या देखेंगे कि वह व्यक्ति जो होता है नपुंसक होता है। यानी कि दोस्तों जो पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित है वह क्या होगा? नपुंसक होगा। यानी कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं? तो 47 पाए जा रहे हैं। जबकि यही देखेंगे महिला में इस प्रकार की बीमारी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। महिला में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है इसको देखिएगा। तो महिला में टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। महिलाओं में कितना होता है? 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जो महिला इस रोग से पीड़ित होती है उसमें देखिएगा कि जैसे कि मूंछ जैसा आ जाना, उसका आवाज़ पुरुषों के जैसा हो जाना, इस प्रकार का उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। यानी कि हमने पहले क्या देखा कि मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 या 23 जोड़ा होता है। दूसरा हमने देखा अनुवांशिक विकार जिसमें 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? यह किस में होता है? तो यह पुरुषों में होता है। यानी कि मूल क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम्स का अधिक हो जाना, वह क्या है? क्लाइनफेल्टर है। यह पुरुषों में होता है। और इस बीमारी से जो ग्रसित पुरुष होते हैं वह नपुंसक होते हैं। जबकि जिसमें महिलाओं में जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम्स कम होता है, यानी कि 45 हो जाता है, वह टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं का आवाज़ पुरुषों के जैसा हो जाता है, मूछें आने लगती है, इस प्रकार का सिस्टम देखा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। यानी कि अनुवांशिक विकार जिसके केंद्रक में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं उसका आंसर हो गया आपका ए। आइए हम लोग 73 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों 73 का हो गया डी, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष।
मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए राज्य अंतर परिषद का सदस्य होता है, यह सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, यह भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। एक बार पुनः देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों वह डी जो है वह सही नहीं है। उसके बाद 74 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? नहीं बनने की बात कर रहा है, तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आइए 75 हम लोग देखते हैं, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लें कि जेम्स टोबिन जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे। वो एक क्या थे, इसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक के जानकार थे, अर्थशास्त्री, इनको अर्थशास्त्री बोले। जेम्स टोबिन कौन थे? तो यह अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी से संबंधित है। तो एक बार पुनः सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगता है? तो दोस्तों वह करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेंसी के लेन देन पर लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यह समझ लीजिए कि क्या है जेम्स टोबिन। तो यह एक टैक्स है, यह एक टैक्स है जो विदेशी मुद्रा कारोबार पर लगाया जाता है। इस प्रकार के इस कर को लगाने का उद्देश्य जो होता है वह लघुकालीन होता है, जो वित्तीय पूंजी में या वित्तीय पूंजी के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि 75 का आंसर हो गया आपका बी। 76 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो वह आंसर है ए, अब्दुस समद। 76 का आंसर हो गया ए। इसमें थोड़ा सा दोस्तों हम लोग और कुछ चीज़ों को देखेंगे, आप इसको समझिए। इसी में हम लोग 76 में ही देखने के लिए जा रहे हैं। 76 में क्या हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं? तो देखिए, दसबंध एवं दसाबन भी चित्रकला के जानकार थे या चित्रकार थे, वह भी अकबर के दरबार में रहते थे। सवाल पूछा जाता है, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में जरूर मिलेगा। दसबंध एवं बसाबन किसके दरबार में रहते थे? तो यह अकबर के दरबार में रहते थे। दूसरा बात पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार थे? तो वहाँ दसबंध एवं बसाबन ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो दसबंध एवं बसाबन भी जो है सो चित्रकार थे और अकबर के ही दरबार में रहते थे। एक बार पुनः हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे जिसका नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो अब्दुस समद के नेतृत्व में किया था। आंसर आपका ए हो गया। उसी से संबंधित हमने आपको बताया कि मुगल दरबार खास करके अकबर के ही दरबार में आपको जो है दसबंध एवं बसाबन जैसे चित्रकार भी रहते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि अकबर ने अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी? सीरी कलम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देख लें, सीरी कलम, सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो अब्दुस समद को दिया था। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पुनः कि ये जो है सो अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ जरी कलम की उपाधि जो उन्होंने दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। सवाल पूछे जाते हैं अकबर ने निम्नलिखित में से किसे जरी कलम की उपाधि, जरी कलम की उपाधि, जरी कलम की उपाधि, तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 77 आप देखेंगे कि पुनः आपका मैथमेटिक्स है। 78, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो दोस्तों यह उत्तरी पूर्वी राज्य में, उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में यह
इस प्रकार का प्रचलन है। 78 का हो गया डी। एक बार पुनः देखेंगे, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो डी, उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में यह है। 79, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है? पुनः सुनेंगे, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा की जाती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, कोकिंग कोयला। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कहता है कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 80 का डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। जो वस्तु और सेवाओं पर कर लगाया जाता है दोस्तों वह क्या है? प्रत्यक्ष कर आपका नहीं है। बाद बाकी संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर, ये सारा जो है सो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो डी नहीं है। बाद बाकी सारा का सारा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आइए 81 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित किया गया है। जबकि 81 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ किया था? तो दोस्तों यह थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। 82 का आंसर हो गया आपका बी। एक बार पुनः सुनेंगे, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? वह थॉमस मुनरो है। इसमें थोड़ा सा और आप समझिएगा, यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में 1792 में लागू किया गया था। कौन सा? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक माना गया है। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक माना गया है? तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया है? तो 1792 में। यह भी सवाल पूछा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया किसने? तो ये थॉमस मुनरो ने लाया है, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता है? तो वह भी हम लोग देखते हैं कौन होता है। तो ये आपका हो गया किसान होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 84-85 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। 86 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों ये सवाल बहुत पूछा जाता है। उसके बाद 87 आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। 88 नंबर सवाल है, पुनः ये जो है आपका हो गया रीजनिंग से संबंधित। आइए 89 देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 89 का ए। 89 का हो जाएगा यहाँ पर ए। लगता है कुछ सवाल को हमने छोड़ दिया है, एक बार पुनः देखेंगे। 83 नंबर सवाल, हाँ आइए दोस्तों हम लोग 83 नंबर का सवाल देखने के लिए जा रहे हैं। 83 नंबर है कि पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह काल बैसाखी कहा जाता है। एक बार पुनः ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व यानी कि मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? तो वह काल बैसाखी कहते हैं। जबकि इसी वर्षा को अगर असम देखिएगा तो असम में जो है सो आपको क्या कहा जाता है? असम में इसी वर्षा को आपको बोला जाता है नॉर्वेस्टर। यह वर्षा क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, गरज के साथ बारिश होता है। इसे कहाँ बंगाल में देखिएगा कि कहलाता है, ये आपका जो कहलाता है वह कहलाता है काल बैसाखी, और ये असम के एरिया में इसी को हम लोग नॉर्वेस्टर कहते हैं। आइए 84 नंबर का सवाल देखते हैं जो मैथमेटिक्स है। 85 है, 85 हमने बता दिया था आपको। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल 87 हो गया। 88 नंबर सवाल आप देखते हैं हम लोग। 88 नंबर रीजनिंग से है। 89 हो गया आपका
कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है? तो दोस्तों यह हो जाएगा 89 का ए, सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। एक बार पुनः देखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है तो सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। 90 नंबर का सवाल है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों वह एन संजीव रेड्डी थे। एक बार पुनः ध्यान देंगे, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। 91 नंबर है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? दोस्तों तो 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक बार पुनः देखेंगे, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने समय के लिए? तो 6 माह के लिए। 92 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यह जो युग्म हो गया आपका 92 का सी युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद है 93, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से संबंधित है। उसके बाद 94 नंबर देखेंगे कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो वह दोस्तों मेघालय, ऑप्शन बी। गारो खासी जयंतिया किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है। उसके बाद 95 नंबर है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया कहलाता है आपका 95 का, यह क्रिया कहलाता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। उसके बाद 96 है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभाग सिंह थे। ध्यान में रखेंगे, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभाग सिंह थे। 97 नंबर है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों तो बेरियम के द्वारा होता है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला, हरा रंग का जो फ्लेम देखते हैं वो किसके कारण निकलता है? तो बेरियम के कारण। जबकि लाल रंग का जो आप फ्लेम देखते होंगे वह स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। लाल रंग का फ्लेम जो निकलता है वह किसके कारण? स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 98 है, अकबर के 1567 से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक जो उस समय था दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह था। 99 है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लाया गया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। खास करके बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह लाया था, और उसमें क्या दिया हुआ था कि उसके समय में अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ सामान कम तोलता था तो जितना कम तोलता था उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दोस्तों इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, बल्कि सारा का सारा आपका हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है, यानी कि ए, बी, सी और डी आंसर आपका यह होता है। दोस्तों इसे हमने बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल जीएस सब्सक्राइबर को GS CRI को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।